CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 105। अध्याय 8 समय एवं गति का मापन। पृष्ठ के दाईं ओर QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रेरणा को दौड़ प्रतियोगिताओं को देखने में और उनमें भाग लेने में आनंद आता है, अतः वह कभी-कभी अपनी छोटी बहन के साथ टेलीविजन के खेल चैनल पर प्रसारित होने वाली तीव्र दौड़ प्रतिस्पर्धाओं को देखती है। उसे जनपद स्तर पर हुई एक अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता में 100 मीटर की तीव्र दौड़ जीतने पर अपने जनपद की सबसे तीव्र धाविका घोषित किया जा चुका है। अब वह राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। उसकी आकांक्षा है कि वह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 मीटर की तीव्र दौड़ प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करे। विगत ओलंपिक खेलों में हुई तीव्र दौड़ों की पुनर्प्रस्तुति देखते हुए प्रेरणा को सदैव यह विस्मय होता है कि दौड़ में लगा समय मापने में अब कितनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि दो तेज धावक जो दौड़ की समापन रेखा को लगभग एक साथ पार करते हुए प्रतीत होते हों, उनमें से भी विजेता की पहचान करना संभव हो गया है। उसके विद्यालय में खेल शिक्षक धावक प्रतियोगिताओं में समय मापन के लिए सदैव एक विशेष प्रकार की ही घड़ी उपयोग में लाते हैं, जो विराम घड़ी कहलाती है। समय देखने के लिए उसे अपनी माताजी को उनकी कलाई पर बंधी घड़ी का और अपनी बड़ी बहन को मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए देखा है। उसके चाचा जी, जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, वे एक ब्रेल अंकित घड़ी का उपयोग करते हैं। इसके साथ हाल ही में उन्होंने एक बोलने वाली घड़ी भी खरीदी है, जो एक बटन के स्पर्श पर समय की घोषणा करती है। विद्यालय के प्रवेश द्वार के निकट दीवार पर भी एक बड़ी घड़ी लगी है। यही सब सोचते सोचते उसका ध्यान सुदूर अतीत में उस समय की ओर चला गया जब लोगों के पास समय मापने के वे आधुनिक उपकरण नहीं थे जो वर्तमान समय में हमारे पास हैं, और इसके विषय में जानने की उसकी उत्कंठा तीव्र हो गई। पृष्ठ के नीचे एक विद्यालय में हो रही दौड़ प्रतियोगिता का चित्र दिया गया है, जिसमें विद्यालय के छात्र और शिक्षक उपस्थित हैं। साथ ही कुछ बालक और बालिकाएं समाप्ति सीमा की ओर दौड़ रहे हैं। एक शिक्षिका हाथ में विराम घड़ी लिए खड़ी हैं। पृष्ठ संख्या 106। पृष्ठ के ऊपर बाईं ओर एक बालिका का चित्र है, जो कह रही है, जब घड़ियां नहीं होती थीं तो लोग समय का मापन किस प्रकार करते थे। 8.1 समय का मापन। बहुत पहले से ही मनुष्य की रुचि व्यतीत हो रहे समय की जानकारी एकत्रित करने में रही है। मनुष्य ने यह अनुभव किया है कि प्रकृति में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो एक निश्चित समयावधि के पश्चात पुनरावृत्त होती हैं, जैसे सूर्य का उदय एवं अस्त होना, प्रतिदिन परिवर्तित होती हुई चंद्रमा की कलाएं तथा परिवर्तित होती हुई ऋतुएं। समय निर्धारण के लिए उन्होंने इन घटना चक्रों का उपयोग करना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने पंचांग अर्थात कैलेंडर बनाए। सूर्य के उदय एवं अस्त होने के चक्र द्वारा एक दिन को भी परिभाषित किया गया। उसके बाद दिन के किसी समय को जानने की विधियों की खोज आरंभ हुई। इसी क्रम में उन्होंने ऐसे अनेक यंत्र निर्मित किए जिनसे उन्हें एक दिन के अंतर्गत लघु समयांतरालों को मापने में सहायता प्राप्त हुई। इनमें से कुछ थी धूप घड़ियां, जल घड़ियां, रेत घड़ियां और मोमबत्ती घड़ियां। धूप घड़ियों में समय का निर्धारण दिन में सूर्य के प्रकाश द्वारा किसी वस्तु की परछाई की परिवर्तनीय स्थिति के आधार पर किया जाता था, जैसा कि चित्र 8.1 में दिया गया है। जल घड़ियों में समय मापन हेतु किसी पात्र के भीतर से बाहर अथवा बाहर से भीतर की ओर होने वाले जल प्रवाह का उपयोग किया जाता था। एक प्रकार की जल घड़ी में जल एक पात्र में लिया जाता था,
जिसमें समय के लिए अंकन किया होता था तथा जल उससे बाहर प्रवाहित होता था, जैसा कि चित्र 8.2 क में दिया है। दूसरे प्रकार की जल घड़ी में एक कटोरा होता था जिसकी तली के ठीक बीचों बीच एक छिद्र होता था। इस कटोरे को जल के पृष्ठ पर तैराया जाता था, जैसा कि चित्र 8.2 ख में दिया गया है। धीरे धीरे एक निश्चित समय में यह कटोरा पानी से भर जाता था और डूब जाता था। फिर इसे निकालकर पुनः तैराया जाता था। रेत घड़ियों, जैसा कि चित्र 8.3 में दिया गया है, में समय का मापन एक बल्ब से दूसरे बल्ब में रेत के प्रवाह के आधार पर किया जाता था। मोमबत्ती घड़ियों, जैसा कि चित्र 8.4 में दिया गया है, में ऐसी मोमबत्तियां होती थीं जिन पर अंशांकन होता था, जो यह बताता था कि इन मोमबत्तियों को जलते हुए कितना समय व्यतीत हो चुका है। पृष्ठ के बाईं ओर कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें पहला चित्र 8.1 धूप घड़ी का चित्र दिया गया है। इसके नीचे चित्र 8.2 जल घड़ी का चित्र दिया गया है, जिसमें दो चित्र सम्मिलित हैं। पहला क जल निष्क्रमण प्रकार। इस चित्र में एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और इसके निचले हिस्से से एक छिद्र द्वारा पानी किसी दूसरे पात्र में एकत्रित हो रहा है। ख प्लवमान पात्र प्रकार। इस चित्र में एक बड़े कटोरे में पानी भरा है और उसमें एक छोटा कटोरा तैर रहा है। इस कटोरे में भी थोड़ा पानी है। चित्र 8.3 रेत घड़ी। यहाँ एक रेत घड़ी का चित्र दिया गया है, जिसके एक बल्ब में से दूसरे बल्ब में रेत प्रवाहित हो रहा है। चित्र 8.4 मोमबत्ती घड़ी। यहाँ एक जलती हुई मोमबत्ती का चित्र दिया गया है और इस मोमबत्ती पर समय अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 107। रोचक तथ्य। पत्थरों से बनी सबसे बड़ी धूप घड़ी का नाम सम्राट यंत्र है। इसे लगभग 300 वर्ष पहले राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जंतर मंतर में बनाया गया था, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ अनेक खगोलीय यंत्र स्थापित किए गए हैं। इसकी 27 मीटर की प्रभावी ऊंचाई के कारण इसकी छाया प्रत्येक सेकंड में लगभग 1 मिलीमीटर स्थानांतरित होती है और एक मापक पर पड़ती है, जिसे 2 सेकंड तक की अल्पावधि को मापने के लिए अंशांकित किया गया है। किसी भी अन्य धूप घड़ी की तरह ही यह भी स्थानीय अथवा सौर समय का ही मापन करती है और भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। पृष्ठ के दाईं ओर जंतर मंतर का चित्र दिया गया है। क्या आप एक साधारण जल घड़ी बनाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 8.1 आइए निर्माण करें। बिंदु 1, पारदर्शी प्लास्टिक की एक आधा लीटर की अथवा बड़ी प्रयुक्त बोतल लीजिए जिसमें ढक्कन भी लगा हो। बिंदु 2, इसे लगभग बीच से काटकर 2 भागों में विभाजित कीजिए, जैसे चित्र 8.5 क में दिया गया है। बिंदु 3, एक ड्राइंग पिन का उपयोग करके बोतल के ढक्कन के बीच में एक छोटा छिद्र बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 ख में दिया गया है। पृष्ठ के मध्य में चित्र 8.5 एक साधारण जल घड़ी का निर्माण करना दिया गया है। इसमें 4 चित्र हैं। पहला क, यहाँ एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल को बीच में से कैंची की सहायता से काटा जा रहा है। ख, इस चित्र में बोतल के ढक्कन पर ड्राइंग पिन का उपयोग करके एक छोटा छिद्र बनाया जा रहा है। ग, बोतल के निचले हिस्से में ऊपर का कटा हिस्सा पलटकर रखा जा रहा है। और घ, इस व्यवस्थापन के ऊपरी हिस्से में जल भरा गया है, जो इस ढक्कन से बूंद बूंद टपकता हुआ बोतल के निचले हिस्से में एकत्रित हो रहा है। बिंदु 4, बोतल के ऊपरी भाग को उल्टा करके नीचे वाले आधे भाग के ऊपर रखिए, जैसा कि चित्र 8.5 ग में दिया गया है। बिंदु 5, बोतल के ऊपरी भाग में जल भरिए। जल का स्तर स्पष्टतया दृष्टिगत हो, इसके लिए आप जल में स्याही की कुछ बूंदें अथवा रंग मिलाइए,
जैसा कि चित्र 8.5 घ में दिया गया है। बिंदु 6, जल बूंद बूंद कर बोतल के निचले भाग में गिरने लगेगा। घड़ी का उपयोग करके प्रत्येक मिनट के बाद जल के स्तर को अंकित करते जाइए जब तक कि सारा जल निचले वाले भाग में एकत्रित नहीं हो जाता। आपकी जल घड़ी तैयार है। क्या आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि इसे उपयोग में कैसे लाया जाएगा? जल को नीचे वाले भाग से वापस ऊपर के भाग में उड़ेल दीजिए और बूंद बूंद कर नीचे के भाग में गिरते जल के स्तर पर ध्यान दीजिए। हर बार जब जल आपके द्वारा अंकित किसी चिन्ह तक पहुंचता है तो इसका अर्थ है कि 1 और मिनट व्यतीत हो चुका है। पृष्ठ संख्या 108। रोचक तथ्य: प्राचीन भारत में समय का मापन छायाओं और जल घड़ियों का उपयोग करके किया जाता था। छाया आधारित समय मापन का सबसे प्राचीन उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसे सामान्य संवत पूर्व 2री शताब्दी से सामान्य संवत 3री शताब्दी के बीच रचा तथा संशोधित किया गया था, में प्राप्त होता है। सामान्य संवत 530 के आसपास वराह मिहिर ने एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया के पदों में समय ज्ञात करने का एक सटीक व्यंजक दिया था। जल निष्क्रमण प्रकार की जल घड़ियों का वर्णन अर्थशास्त्र, शार्दूल कर्णावदान तथा अन्य कुछ ग्रंथों में सामान्य संवत की प्रारंभिक शताब्दियों में किया गया है। इन घड़ियों के द्वारा बताया गया समय बहुत यथार्थ नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे जल का स्तर घटता था वैसे वैसे प्रवाह की दर कम हो जाती थी। इससे प्लवमान पात्र प्रकार की घड़ी अथवा घंटिका यंत्र, जैसा कि चित्र 8.2 ख में दिया गया है, के विकास का पथ प्रशस्त हुआ। इसका पहला उल्लेख आर्यभट्ट ने किया और फिर उसके बाद के अनेक खगोलीय ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध मठों, राजमहलों एवं नगर चौराहों पर समय नियमित रूप से घंटिका यंत्र की सहायता से मापा जाता था और प्रत्येक बार जब पात्र डूबता था तो इसकी घोषणा ढोल, शंख अथवा घंटा बजाकर की जाती थी। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे घंटिका यंत्रों का स्थान लोलक घड़ियां लेती गईं, किंतु धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठानों में इसका उपयोग सतत होता रहा। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और विशेषकर जब लोगों ने दूरस्थ स्थानों की यात्राएं करनी आरंभ की, तो समय का मापन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण 14वीं शताब्दी और उसके बाद के वर्षों में भारों, गियरों और कमानियों द्वारा प्रचलित समय मापन की उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई यांत्रिक युक्तियों का विकास होना आरंभ हुआ। तथापि 17वीं शताब्दी में लोलक घड़ी के आविष्कार को यांत्रिक उपकरणों द्वारा समय मापन के क्षेत्र में एक प्रमुख खोज माना गया। पृष्ठ के मध्य में बाईं ओर चित्र 8.6 हाइगेंस की लोलक घड़ी का चित्र दिया गया है। इस चित्र में लोलक वाली एक घड़ी है जिसमें लोलक अंकित किया गया है। वैज्ञानिक से परिचय: लोलक घड़ी का आविष्कार सामान्य संवत 1656 में हुआ और सामान्य संवत 1657 में क्रिश्चियन हाइगेंस सामान्य संवत 1629 से 1695 तक द्वारा इसे पेटेंट कराया गया। उन्होंने गैलीलियो गैलीली सामान्य संवत 1564 से 1642 द्वारा लोलकों पर किए गए प्रयोगों से प्रेरणा प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गिरजाघर में बैठे हुए गैलीलियो का ध्यान छत से लटके हुए एक लैंप की ओर गया जो दोलन कर रहा था। समय मापने के लिए अपनी नाड़ी का उपयोग करके गैलीलियो ने पाया कि प्रत्येक दोलन में लैंप द्वारा लिया गया समय एक समान था। विभिन्न लोलकों से प्रयोग करने के पश्चात गैलीलियो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी निश्चित लंबाई के लोलक के लिए एक दोलन पूरा करने में लगा समय सदैव समान रहता है। पृष्ठ संख्या 109। 8.1.1 सरल लोलक। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक बालक का चित्र दिया है जो कह रहा है, कक्षा 6 में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय लंबाई एवं गति का मापन में हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने धागे से लटके एक इरेजर अथवा रबड़ की दोलन गति का अवलोकन किया था। क्या लोलक उसके जैसा ही है?
सरल लोलक में एक छोटी धातु की गेंद होती है जिसे लोलक का गोलक कहा जाता है, जो एक लंबे धागे द्वारा किसी दृढ़ आधार से लटकी होती है, जैसा चित्र 8.7 क में दिया गया है। पृष्ठ के मध्य में चित्र 8.7 सरल लोलक दिया गया है, जिसके दो भाग हैं। पहला क, इसमें एक लोलक का चित्र है जिसमें दृढ़ आधार, लंबा धागा और गोलक अंकित किया गया है। ख, इस चित्र में वही लोलक दोलन कर रहा है जिसमें जिसमें बाईं ओर इसकी चरम स्थिति को स, माध्य स्थिति को अ और दाईं ओर चरम स्थिति को ब नाम से अंकित किया गया है। विरामावस्था में लोलक अपनी माध्य स्थिति पर होता है। जब गोलक को एक और थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो यह दोलन गति करने लगता है। इसकी गति आवर्ती गति होती है क्योंकि यह अपने पथ को एक निश्चित समयावधि के पश्चात दोहराता है। जब किसी लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति अ से चलकर चरम स्थिति ब पर पहुंचता है और वह वहां अपनी दिशा बदलकर दूसरी ओर की चरम स्थिति स पर पहुंचता है और फिर दिशा बदलकर वापस अ पर लौट आता है, तब यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा किया, जैसा कि चित्र 8.7 ख में दिया गया है। जब लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ब से दूसरी चरम स्थिति स तक जाता है और वहां दिशा बदलकर वापस चरम स्थिति ब पर लौट आता है, तब भी यह लोलक एक दोलन पूरा करता है। किसी लोलक को एक दोलन पूरा करने में लगा समय इसका दोलन काल कहलाता है। आइए हम एक लोलक स्थापित करते हैं और इसका दोलन काल मापते हैं। क्रियाकलाप 8.2, आइए प्रयोग करें। बिंदु 1, लगभग 150 सेंटीमीटर लंबी डोरी, हुक लगी धातु की एक भारी गेंद अथवा पत्थर का एक छोटा टुकड़ा जिसे गोलक के रूप में प्रयोग करेंगे, एक विराम घड़ी अथवा कलाई घड़ी और लंबाई मापने के लिए एक मापक लीजिए। बिंदु 2, डोरी के एक सिरे पर गोलक को बांधिए। बिंदु 3, डोरी के दूसरे सिरे को किसी दृढ़ आधार से इस प्रकार बांधिए कि आधार और गोलक के मध्य डोरी की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर रहे। बिंदु 4, लोलक के गोलक को विरामावस्था में आने दीजिए। आपका लोलक अब प्रयोग के लिए तैयार है। पृष्ठ संख्या 110। बिंदु 5, गोलक को हल्के से पकड़िए और एक ओर थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए कि छोड़ते समय गोलक को झटका न लगे और डोरी सम्यक रूप से तनी रहे। क्या आपका लोलक अब दोलन कर रहा है? बिंदु 6, एक घड़ी का उपयोग करके लोलक को 10 दोलन पूरे करने में लगा समय मापिए। समय का यह मान तालिका 8.1 में अभिलेखित कीजिए। बिंदु 7, इस क्रियाकलाप को 3 से 4 बार दोहराइए। बिंदु 8, 10 दोलनों में लोलक द्वारा लिए गए समय को 10 से विभाजित कीजिए और इस प्रकार अपने लोलक के दोलन काल का परिकलन कीजिए। तालिका 8.1 में ये मान अभिलेखित कीजिए। तालिका 8.1, सरल लोलक का दोलन काल। डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर। इस तालिका के 3 स्तंभ हैं, जिसमें पहला क्रम संख्या, दूसरा 10 दोलनों में लिया गया समय सेकंड में और तीसरा दोलन काल सेकंड में दिया गया है। पहले स्तंभ में क्रम संख्या 1, 2 और 3 दी गई है, बाकी सभी स्तंभ रिक्त हैं। क्या आपके लोलक के दोलन काल का मान्य प्रत्येक प्रेक्षण के लिए लगभग समान प्राप्त होता है? इस अवलोकन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? किसी निश्चित लंबाई के लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल लगभग अचर रहता है। एक वैज्ञानिक की तरह सोचिए। अभी अभी आपने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रयोग किया है जो पहली बार गैलीलियो द्वारा किया गया था। केवल एक बात आपके द्वारा किए गए प्रयोग में भिन्न रही कि समय के मापन के लिए आपने नाड़ी स्पंदन के स्थान पर घड़ी का उपयोग किया। मान लीजिए कि आप गैलीलियो हैं और लोलकों को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए कि आपके अन्वेषण के क्या क्या बिंदु होंगे।
वे कौन से प्रश्न होंगे जिनके उत्तर पाने के लिए आप प्रयोग करेंगे? क्या सभी लोलकों के दोलन काल समान होते हैं? इसकी जांच आप किस प्रकार करेंगे? क्रियाकलाप 8.2 को एक ही गोलक के साथ 2 या 3 अलग अलग लंबाई के लोलक बनाकर दोहराइए। क्या दोलन काल बदलता है? यदि ऐसा होता है तो दोलन काल पर लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि लंबाई बदलने का प्रभाव दोलन काल पर होता है तो क्या गोलक का द्रव्यमान भी इसको प्रभावित करता है? एक नियत लंबाई की डोरी और भिन्न भिन्न द्रव्यमान के गोलकों से लोलक बनाइए और प्रत्येक से क्रियाकलाप 8.2 दोहराकर इसकी जांच कीजिए। क्या आप दोलन कालों में कोई अंतर पाते हैं? सरल लोलक का दोलन काल इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, किंतु गोलक के द्रव्यमान पर नहीं। किसी एक स्थान पर ही एक ही लंबाई के सभी लोलकों का दोलन काल समान होता है। पृष्ठ संख्या 111। किसी निश्चित लंबाई के सरल लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल नियत होता है। लोलक के इस गुण का उपयोग समय के मापन के लिए किया जाता है। सभी घड़ियां, चाहे वे पुरानी हों या नई, किसी न किसी ऐसे सतत आवर्ती प्रक्रम पर आधारित होती हैं जिसका उपयोग समान समयावधियों को अंकित करने के लिए किया जा सकता है। गहन चिंतन। आधुनिक घड़ियों में भी समय मापन के उसी आधारभूत सिद्धांत अर्थात किसी निश्चित अवधि के पश्चात दोहराए जाने वाले प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, किंतु ये या तो किसी क्वार्ट्ज मणिभ के अर्थात क्वार्ट्ज घड़ियों में अथवा किसी विशिष्ट परमाणु के अर्थात परमाणु घड़ियों में सूक्ष्म एवं अत्यंत द्रुत कंपनों का उपयोग करती है। हाइगेन्स की पुरानी लोलक घड़ियों के प्रतिदिन 10 सेकंड आगे या पीछे हो जाने की संभावना रहती थी, जबकि आज की परमाणु घड़ियां इतनी परिशुद्ध होती हैं कि उनमें लाखों सालों में मात्र 1 सेकंड का अंतर आता है। वैज्ञानिक समय को अधिकाधिक यथार्थता से मापने के लिए और अधिक श्रेष्ठ विधियों की खोज में लगातार लगे हुए हैं। पृष्ठ के मध्य में चित्र 8.8 सामान्यतः प्रयोग में आने वाली कुछ घड़ियों का चित्र दिया गया है, जिसमें सरल लोलक घड़ी, साधारण दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, डिजिटल घड़ी और विराम घड़ी दी गई हैं। 8.1.2 समय का एसआई मात्रक। समय का एसआई मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक स्मॉल एस है। समय के अपेक्षाकृत बड़े मात्रक मिनट एवं घंटा हैं। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। गहन चिंतन। समय के मात्रकों और उनके प्रतीकों को लिखने के कुछ मानक नियम हैं। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। अतः समय के मात्रकों जैसे सेकंड, मिनट, घंटा आदि को जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये सभी छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यदि ये वाक्य के प्रारंभ में आए तो नाम का पहला वर्ण बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। इनके संकेत एस, MIN मिन और H भी छोटे अक्षरों से ही लिखे जाएंगे और ये सदैव एक वचनात्मक रहेंगे। वाक्य के अंत के अतिरिक्त अन्यत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु अर्थात पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। समय का माप लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में सदैव एक अक्षर की चौड़ाई जितना रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दें कि सेकंड के लिए से या SEC सेक लिखना और घंटे के लिए घन या HRS आर्स लिखना सही नहीं है। पृष्ठ संख्या 112। रोचक तथ्य। घटिका यंत्र के पास में छिद्र ऐसे बनाया गया था कि इसको भरने और डूबने में 24 मिनट लगते थे। इस घड़ी द्वारा मापे गए इस समय को एक मात्रक माना जाता था जिसे घटिका अथवा घटी नाम दिया गया था। यह समय का मानक मात्रक बन गया था जो 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रचलन में रहा। इस प्रकार 24 घंटे का दिन 60 समान घटियों में विभाजित किया गया था।
क्रियाकलाप 8.3 आइए पहचानें। चित्र 8.9 में दी गई दीवार घड़ी का अवलोकन कीजिए। आप इसके द्वारा छोटे से छोटे कितने समय अंतराल को माप सकते हैं। 1 सेकंड वह न्यूनतम समय अंतराल है जिसे इस घड़ी के द्वारा मापा जा सकता है। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 8.9 दीवार घड़ी दिया गया है। यहाँ एक दीवार घड़ी का चित्र है। विज्ञान एवं समाज। आज के जगत में 1 सेकंड के सूक्ष्म अंशों का मापन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए दौड़ प्रतियोगिताओं में विजेता सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त समय मापक यंत्र सेकंड के 100वें भाग और यहाँ तक कि हजारवें भाग अर्थात मिली सेकंड तक को भी अभिलेखित कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संसूचन के लिए जैसे हृदय गति को मॉनिटर करने वाली ईसीजी मशीन हृदय स्पंदनों में मिली सेकंड में हुए परिवर्तनों का भी मापन करती है। संगीत में डिजिटल अभिलेखन करते समय ध्वनि का प्रग्रहण प्रति सेकंड हजारों बार किया जाता है ताकि इसका श्रवण करते समय सतत मधुर ध्वनि प्राप्त हो। अनेक उपकरणों में इससे भी छोटी समयावधियों का प्रयोग होता है, जैसे कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर में सिग्नलों का प्रक्रमण माइक्रोसेकंड अर्थात 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग में किया जाता है, जिससे वे अत्यंत तीव्र परिचालित होते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा क्षेत्र तथा उन्नत विज्ञान प्रयोगों के लिए इनसे भी अधिक परिशुद्ध समय मापी उपकरणों का विकास करने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हमारी घड़ियां जितनी शीघ्रता के साथ यथार्थ समय बताएंगी, उतनी ही वे समाज को ऐसे ऐसे तरीकों से सहायता करेंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। पृष्ठ के नीचे एक बालिका का चित्र है जो कह रही है, समान दूरी की दौड़ के लिए समय मापकर हम यह बता सकते हैं कि कौन अधिक तेज दौड़ा, किंतु अलग अलग दूरियों की दौड़ों की तुलना करनी हो तो हम यह किस प्रकार बता पाएंगे। 8.2 धीमा या तेज। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु की गति धीमी है या तेज है तो हमारा क्या अभिप्राय होता है। मान लीजिए कि आप सरल रेखीय धावन पथ पर 100 मीटर की दौड़ देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 113। सभी धावक आरंभ रेखा से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात वे आगे पीछे हो जाते हैं, जैसा कि चित्र 8.10 में दिया गया है। हम किस प्रकार निर्णय करते हैं कि उनमें से कौन अधिक तेज दौड़ रहा है। पृष्ठ के मध्य में चित्र 8.10 एक सीधे पथ पर दौड़ लगाते हुए धावकों का चित्र दिया गया है। किसी क्षण पर जो धावक अन्य सभी से आगे है वह उन सभी से सबसे तेज दौड़ रहा है। अतः वह व्यक्ति जिसने समान समय में अधिक दूरी तय की है वह अधिक तेज धावक है। दिए गए समय अंतराल में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा चली गई दूरियां यह बताती हैं कि उनमें से कौन तेज चल रहा है और कौन धीमा। प्रायः हम यह कहते हैं कि तेज दौड़ने वाले व्यक्ति की चाल अधिक थी। संभवतः आप चाल शब्द से परिचित हैं। 8.3 चाल। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं द्वारा इकाई समय में चली गई दूरियों की तुलना करके यह पता लगाया जा सकता है कि उनमें से कौन सी वस्तु अधिक तेज चल रही है। इकाई समय में 1 सेकंड, इकाई समय 1 सेकंड, 1 मिनट अथवा 1 घंटा हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। हम किसी वस्तु की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हमें किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात हो तो उसकी चाल का परिकलन किया जा सकता है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई कुल दूरी को उस दूरी को चलने में लगे कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। अतः चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटा दूरी चलने में लगा कुल समय। चाल का मात्रक क्या होगा? लंबाई और समय के एसआई मात्रक हमें ज्ञात हैं। चाल क्योंकि दूरी बटा समय है, चाल का एसआई मात्रक मीटर बटा सेकेंड है
और इसे m/s द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृष्ठ संख्या 114। चाल को अन्य मात्रकों में भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि हम दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में व्यक्त करें तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जिसे km/h द्वारा व्यक्त किया जाएगा। उदाहरण 8.1। स्वाति का विद्यालय उसके घर से 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है। साइकिल चलाकर वह अपने घर से विद्यालय तक 15 मिनट में पहुंचती है। उसकी साइकिल की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कीजिए। हल: साइकिल की चाल बराबर चली गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय बराबर 3.6 किलोमीटर बटे 15 मिनट बराबर 3.6 गुणा 1000। यहाँ 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में परिवर्तित करके लिखा गया है, बटे 15 गुणा 60 सेकेंड। यहाँ मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करके लिखा गया है, बराबर 3.6 गुणा 1000 मीटर बटे 15 गुणा 60 सेकेंड बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्रियाकलाप 8.4। आइए परिकलन करें। बिंदु 1। इंटरनेट पर रेलवे समय सारणी का अवलोकन कीजिए। आप जिस स्थान पर रहते हैं उसके निकटतम रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली किसी रेलगाड़ी की पहचान कीजिए। बिंदु 3। आगे के जिस स्टेशन पर यह रेलगाड़ी रुकती है उसके नाम का पता लगाइए। रेलवे समय सारणी के उस स्टेशन की दूरी भी ज्ञात कीजिए। बिंदु 4। रेलगाड़ी का आपका स्टेशन छोड़ने और अगले स्टेशन पर पहुंचने का समय भी रेलवे समय सारणी देखकर अभिलेखित कीजिए। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिए जाने वाले समय का परिकलन करने के लिए इन दो समय मानों का अंतर निकालिए। बिंदु 5। इन दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की चाल का परिकलन कीजिए तथा तालिका 8.2 में अभिलेखित कीजिए। बिंदु 6। 4 से 5 विभिन्न प्रकार की रेलगाड़ियों जैसे सवारी गाड़ी या एक्सप्रेस गाड़ी या सुपरफास्ट गाड़ी के लिए इस क्रियाकलाप को दोहराइए। पृष्ठ संख्या 115। तालिका 8.2 रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करना। आपके घर के निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम। रिक्त स्थान। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें 6 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में क्रम संख्या, दूसरे में रेलगाड़ी का नाम, तीसरे में अगले स्टेशन का नाम, चौथे में अगले स्टेशन की दूरी किलोमीटर में, पांचवें में अगले स्टेशन तक जाने में लगा समय घंटों में और अंतिम स्तंभ में इन दोनों स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। इनके नीचे के सभी बॉक्स रिक्त हैं। बिंदु 1। रेलगाड़ियों की चालों की तुलना कीजिए। इनमें सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वह रेलगाड़ी जो इकाई समय में सबसे अधिक दूरी तय करती है, अर्थात जिसकी चाल सबसे अधिक है, वह सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। 8.3.1 चाल, दूरी एवं समय के संबंध। चाल, दूरी एवं समय में संबंध। अब हम जान गए हैं कि दिए गए सूत्र का उपयोग करके किसी वस्तु की चाल का परिकलन कैसे किया जाता है। चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। यदि चली गई दूरी और चलने में लिया गया समय ज्ञात हो तो चाल का परिकलन किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु की चाल और समय ज्ञात हो तो इसके द्वारा चली गई दूरी का परिकलन निम्नलिखित सूत्र द्वारा उपयोग करके किया जा सकता है। कुल चली गई दूरी बराबर चाल गुणा चलने में लिया गया कुल समय। यदि वस्तु की चाल और चली गई दूरी ज्ञात हो तो उस दूरी को चलने में वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय दिए गए सूत्र द्वारा परिकलित किया जा सकता है। लिया गया कुल समय बराबर कुल चली गई दूरी बटे चाल। उदाहरण 8.2 राघव एक बस में बैठकर निकट के एक शहर जा रहा है। बस लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है।
यदि उसको उस शहर तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं तो वह शहर कितनी दूरी पर है? हल: बस द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 2 घंटे बराबर 100 किलोमीटर। पृष्ठ संख्या 116। उदाहरण 8.3। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हल: रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर चली गई दूरी बटे चाल बराबर 360 किलोमीटर बटे 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 4 घंटा। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों में हमने किसी वस्तु की चाल कुल चली गई दूरी को चलने में लिए गए कुल समय से विभाजित करके प्राप्त की है। तथापि यह हो सकता है कि वस्तु संपूर्ण दूरी समान चाल से न चली गई हो सकता है कि कभी यह तेज चली हो और कभी धीमी। अतः हमने जो चाल ज्ञात की है वह औसत चाल है, किंतु इस पुस्तक में हमने औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग किया है। विज्ञान एवं समाज। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार एवं बस जैसे वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो वाहन की चाल मापता है तथा किलोमीटर प्रति घंटा में प्रदर्शित करता है। इसे चाल मापी अर्थात स्पीडोमीटर कहा जाता है। वाहनों में एक अन्य यंत्र भी लगा रहता है जिसे पथ मापी अर्थात ओडोमीटर कहते हैं। यह वाहन द्वारा चली गई दूरी को किलोमीटर में मापता है। साथ ही पृष्ठ के दाईं ओर किसी वाहन के चाल मापी एवं पथ मापी का चित्र दिया गया है। पृष्ठ के मध्य में एक बालक का चित्र है जो कह रहा है, मैंने एक बार एक सीधी सड़क पर लंबी दौड़ अर्थात मैराथन के एक भाग को देखा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ व्यक्ति उस पूरी दूरी में समान चाल से दौड़ रहे थे, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति या तो अपनी चाल धीमी कर रहे थे या बढ़ा रहे थे। उनकी गति भिन्न कैसे थी? 8.4 एक समान एवं असमान रेखीय गति। आपने कक्षा 6 में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय लंबाई एवं गति का मापन में रेखीय गति के संबंध में जो सीखा था, क्या आपको वह याद है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। अब आप एक रेलगाड़ी की कल्पना कीजिए जो आसपास के 2 स्टेशनों के बीच ऐसी पटरियों पर चल रही है जो सीधी रेखा में है। इसलिए इन 2 स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की गति चित्र 8.11 में दिए अनुसार सरल रेखीय गति का उदाहरण है। रेलगाड़ी पहले स्टेशन क से मंद गति से चलना प्रारंभ करती है और फिर इसकी चाल बढ़ जाती है। फिर यह धीमी होती है और अगले स्टेशन घ पर रुक जाती है। इन 2 स्टेशनों के बीच कुछ दूरी के लिए ख से ग तक यह नियत चाल अर्थात अपरिवर्तित चाल से चलती है। पृष्ठ संख्या 117। पृष्ठ के ऊपर मध्य में चित्र 8.11 सीधी पटरियों पर एक रेलगाड़ी का चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक रेलगाड़ी एक पथ पर दौड़ रही है तथा पथ पर स्थान क, ख, ग और घ अंकित किए गए हैं। नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए कहा जाता है कि यह एक समान रेखीय गति कर रही है। अतः यह रेलगाड़ी ख और ग के बीच एक समान रेखीय गति में है, जैसा कि चित्र 8.11 में दिया गया है। वहीं यदि कोई वस्तु जो एक सरल रेखा में तो चल रही है परंतु अपनी चाल बदलती रहती है तो इसकी गति को असमान रेखीय गति कहा जाता है। रेलगाड़ी की गति क और ख तथा ग और घ के बीच असमान है, जैसा कि चित्र 8.11 में दिया गया है। कोई वस्तु जब एक समान रेखीय गति करती है तो यह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, जबकि असमान रेखीय गति में यह समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। 2 रेलगाड़ियों x एवं y द्वारा प्रातः 10 बजे और 11 बजे के बीच चली गई दूरियों के आंकड़े तालिका 8.3 में दिए गए हैं। तालिका 8.3
10 मिनट के समान समय अंतरालों में 2 रेलगाड़ियों द्वारा चली गई दूरियां। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके 3 स्तंभ हैं। पहला समय पूर्वाहन में, दूसरे स्तंभ को 2 भागों में बांटा गया है जिसमें पहला स्थिति किलोमीटर में और दूसरा दूरी किलोमीटर में। अंतिम स्तंभ में रेलगाड़ी वाई, इस स्तंभ को भी 2 भागों में बांटा गया है जिसमें पहला स्थिति किलोमीटर में और दूसरा दूरी किलोमीटर में दिया गया है। इस तालिका के माध्यम से रेलगाड़ी X और रेलगाड़ी Y की स्थिति और दूरी की तुलना की गई है। समय 10 बजे। रेलगाड़ी X की स्थिति 0 किलोमीटर और तय की गई दूरी 0 किलोमीटर। रेलगाड़ी Y की स्थिति भी 0 किलोमीटर और दूरी भी 0 किलोमीटर। 10:10 पर रेलगाड़ी X की स्थिति 20 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। रेलगाड़ी Y की स्थिति भी 20 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। 10:20 पर रेलगाड़ी X की स्थिति 40 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। रेलगाड़ी Y की स्थिति 35 किलोमीटर और दूरी 15 किलोमीटर। 10:30 पर रेलगाड़ी X की स्थिति 60 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। रेलगाड़ी Y की स्थिति 50 किलोमीटर और दूरी 15 किलोमीटर। 10:40 पर रेलगाड़ी X की स्थिति 80 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। रेलगाड़ी Y की स्थिति 75 किलोमीटर और दूरी 25 किलोमीटर। 10:50 पर रेलगाड़ी X की स्थिति 100 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। रेलगाड़ी Y की स्थिति 95 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। 11 बजे रेलगाड़ी X की स्थिति 120 किलोमीटर और दूरी 20 किलोमीटर। रेलगाड़ी Y की स्थिति 120 किलोमीटर और दूरी 25 किलोमीटर। इनमें से कौन सी रेलगाड़ी 10 और 11 बजे के बीच एक समान रेखीय गति में है? रेलगाड़ी X समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, इसलिए यह एक समान रेखीय गति में है, जबकि रेलगाड़ी Y असमान रेखीय गति में है। पृष्ठ संख्या 118। एक समान रेखीय गति एक आदर्श अवधारणा है। अपने दैनिक जीवन में हमें कठिनाई से ही कोई ऐसी वस्तु मिलती है जिसकी चाल लंबी दूरियों तक या दीर्घ काल के लिए अचर बनी रहती है। यही कारण है कि हमें औसत चालों का उपयोग करना पड़ता है। संक्षेप में, बिंदु 1, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय उसका दोलन काल कहलाता है। बिंदु 2, किसी स्थान पर एक निश्चित लंबाई के किसी लोलक का दोलन काल अचर रहता है। बिंदु 3, समय का एसआई मात्रक सेकंड है और इसका प्रतीक स्मॉल एस है। बिंदु 4, किसी वस्तु की औसत चाल इस वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को इसके द्वारा इस दूरी को चलने में लिए गए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। बिंदु 5, सरल रेखा में नियत चाल से चलती हुई वस्तु एक समान रेखीय गति में कही जाती है। बिंदु 6, यदि सरल रेखा में चलते हुए किसी वस्तु की चाल बदलती रहती है तो यह असमान रेखीय गति में कही जाती है। आइए और अधिक सीखें। 1, उस कार की चाल का परिकलन कीजिए जो 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है। अपने उत्तर को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। 2, एक धावक 50 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। कोई दूसरा धावक यही दूरी 45 सेकंड में पूरी करता है। किसकी चाल अधिक है और कितनी अधिक है? 3, एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4, कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल का परिकलन कीजिए। पहला, किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में, तीसरा, यदि रेलगाड़ी अपनी संपूर्ण यात्रा में समान चाल बनाए रखती है तो 4 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? 5, सबसे अधिक चाल से चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा लगभग 18 मीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान रेलगाड़ी की तुलना में यह कम है या अधिक है? 6, एक यातायात विहीन सरल रेखीय राजमार्ग पर गतिमान कार तथा एक अन्य कार जो शहर के यातायात के बीच चल रही है, इन दोनों का उदाहरण लेते हुए एक समान एवं असमान गति के बीच विभेद कीजिए। पृष्ठ के बाईं ओर
कुछ पत्थरों पर एक बालिका बैठी है और उन पत्थरों पर अंकित किया गया है जांच, क्यों, क्या होगा यदि, कहाँ, कब, क्या होता, कब तक, कौन सा, क्या यह हो सकता है, किसका, और क्या, क्यों नहीं, क्या होगा, क्या होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 119। 7। विभिन्न समय अंतरालों में किसी वस्तु द्वारा चलित दूरियों के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। यदि वस्तु एक समान गति में है तो तालिका में छोड़े गए रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें समय सेकंड्स में 0, 10, 20, 30, रिक्त स्थान 50, रिक्त स्थान 70 दिया गया है और इसके नीचे दूरी मीटर में 0, 8, रिक्त स्थान 24, 32, 40, रिक्त स्थान और 56 दिया गया है। 8। कोई कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या इसकी गति एक समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कार की औसत चाल का परिकलन कीजिए। 9। यदि 9 दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः किसी प्रकार की गति दृष्टिगत होती है। 9 दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः किस प्रकार की गति दृष्टिगत होती है? एक समान गति अथवा असमान गति। अपने अनुभव के आधार पर अपने उत्तर के समर्थन में 3 उदाहरण दीजिए। 10। तालिका में किसी वस्तु की गति संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। बताइए कि वस्तु की चाल एक समान है अथवा असमान। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। समय सेकंड में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और दूरी मीटर में 0, 6, 10, 16, 21, 29, 35, 42, 45, 55, 60। 11। कोई वाहन एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है और यह 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 500 मीटर यह 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और अगले 500 मीटर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। शेष बची दूरी को कितनी चाल से चलना चाहिए कि इसकी पूरी यात्रा 200 सेकंड में समाप्त हो जाए? पूरी यात्रा के लिए वाहन की औसत चाल कितनी है? पृष्ठ के दाईं ओर एक बालक का चित्र है जो सीढ़ी चढ़ रहा है। पृष्ठ के दाईं ओर एक बालक सीढ़ी चढ़ रहा है जो जिज्ञासा से अन्वेषण से जांच से खोज से नवाचार की ओर बढ़ रहा है। अन्वेषणात्मक परियोजनाएं। बिंदु 1। एक प्लवमान पात्र प्रकार की जल घड़ी बनाइए। विभिन्न आमाप के पात्र लेकर और उनमें विभिन्न आमाप के छिद्र बनाकर प्रयोग कीजिए जिससे कि एक ऐसा पात्र मिल जाए जो लगभग 24 मिनट में डूब जाता हो। बिंदु 2। अपने मित्रों की नाड़ी स्पंदन दर अर्थात वह संख्या जो यह बताती है कि 1 मिनट में किसी व्यक्ति की नाड़ी कितनी बार धड़कती है के मापन के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। एक ऐसे क्रियाकलाप का विचार कीजिए जिसमें समय मापन के लिए आप अपनी नाड़ी का उपयोग कर सकते हो और इस विचार को लेकर एक कहानी विकसित कीजिए। बिंदु 3। क्रियाकलाप 8.2 में लोलक की एक ही लंबाई के लिए दोलन काल के पाठ्यांकों में मामूली अंतर के क्या कारण हो सकते हैं? इसको कम करने की विधियों पर विचार कीजिए। उनका उपयोग करते हुए क्रियाकलापों को दोहराइए और जांचिए कि क्या पाठ्यांकों में भिन्नता कम होती है। पृष्ठ संख्या 120। बिंदु 4। एक खेल के मैदान में जाइए जहां कुछ झूले लगे हों। किसी झूले के 10 दोलनों में लगा समय मापिए और इसके दोलन काल का परिकलन कीजिए। इस क्रियाकलाप को अलग अलग भार के बच्चों को झूले में बैठाकर दोहराइए और देखिए कि क्या दोलन काल का माप प्रत्येक बार लगभग समान होता है। अलग अलग लंबाई के झूलों के साथ प्रयोग दोहराइए
और पता लगाइए कि झूले की लंबाई में वृद्धि से उसका दोलन काल किस प्रकार परिवर्तित होता है। क्या झूला भी लोलक का एक उदाहरण है? बिंदु 5। पिछले 2 ओलंपिक खेलों में पुरुष एवं महिला धावकों द्वारा विभिन्न प्रकार की अर्थात 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर दौड़ों के विजेताओं द्वारा उनकी दौड़ में लिए गए समय के आंकड़े एकत्रित कीजिए, उनकी चालों का परिकलन कीजिए और उनकी आपस में तुलना कीजिए। किस प्रकार की दौड़ में चाल अधिकतम रही? रोचक तथ्य: समय का आरंभ हमारे ब्रह्मांड के सृजन के साथ ही हुआ और भविष्य में यह चलता रहेगा। हम समय को ना तो देख सकते हैं और ना ही इसकी अनुभूति कर सकते हैं, परंतु हम इसके प्रवाह को 2 घटनाओं के मध्य के समय अंतरालों के पदों में माप सकते हैं। ये समय अंतराल 1 सेकंड का अंश, दिन, महीने, वर्ष अथवा शताब्दियां भी हो सकती हैं। हम केवल यह बता सकते हैं कि कोई घटना कब हुई थी और कितनी देर तक हुई। यद्यपि हमने समय को अधिकाधिक यथार्थता के साथ मापना सीख लिया है और हमारे जीवन विभिन्न प्रकार की घड़ियों द्वारा नियंत्रित होने लगे हैं, फिर भी समय क्या है? यह प्रश्न एक गूढ़ पहेली बना हुआ है जिसका कोई सरल उत्तर नहीं है। पृष्ठ के बाईं ओर अंतर विषयक दिया गया है जिसमें इतिहास, कला, भूगोल, समाज, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था अंकित है। अध्याय 8 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। ध्वन्यांकन प्रसून कुमार। वाचन स्वर हर्ष भारद्वाज। संपादन कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।